एवरीवन, इट्स एडवोकेट मिशिका गुप्ता एंड आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 16 ऑफ बीएनएसएस व्हिच सेज कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। सो ये चैप्टर बताता है अगर किसी इंडियन सिटीजन के साथ कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ हो और उसकी कोई भी इस बात को नहीं सुनता है, पुलिस ऑफिसर या कोई भी, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है मैजिस्ट्रेट के पास। अब मैजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को सुनते हैं, उसका आगे का क्या प्रोसीजर होता है वो सब इस चैप्टर में बताया गया है, इसको समझते हैं अच्छे से। सो अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर 223 जो बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट के बारे में। सो बेसिकली कंप्लेंट मिलने के बाद मैजिस्ट्रेट क्या करता है? जो फर्स्ट स्टेप होता है मैजिस्ट्रेट का वो होता है ओथ पर पूछताछ करना। बेसिकली जब किसी मैजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट आती है और वो उस पर कॉग्निजेंस लेता है तो वो सबसे पहले कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट ओथ पर लेता है और अगर कोई गवाह यानी विटनेस मौजूद हो तो उसका भी स्टेटमेंट ओथ पर लिया जाएगा और ये सब राइटिंग में लिया जाता है। और कंप्लेनेंट, विटनेस और मैजिस्ट्रेट तीनों के बेसिकली साइन भी होते हैं। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैजिस्ट्रेट डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जब तक अक्यूज्ड को अपना साइड रखने का एक मौका ना मिल जाए। अक्यूज्ड को भी अपनी बात रखने का एक फेयर चांस मिलने का राइट है। अब इसका एक एक्सेप्शन भी है, मैजिस्ट्रेट को कब कंप्लेंट को सुनने की जरूरत नहीं होती है। ऐसी 3 सिचुएशंस में कंप्लेनेंट का ओथ पर स्टेटमेंट लेना मैंडेटरी नहीं होता। कौन कौन सी? फर्स्ट, अगर कंप्लेंट किसी पब्लिक सर्वेंट या कोर्ट ने की हो। सेकंड बात करता है अगर मैजिस्ट्रेट ने केस किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को ट्रायल या इंक्वायरी के लिए सेक्शन 212 के अंडर ट्रांसफर कर दिया हो। थर्ड, इसमें बात की गई है अगर पहले ही एग्जामिनेशन हो चुकी है और बाद में अगर केस ट्रांसफर हुआ हो तो नए मैजिस्ट्रेट को दोबारा से स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती। अब इसमें एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया हो, अगर कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट हो तो अब क्या करना होता है। अगर कंप्लेंट एक पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट है और ये जो एलिगेशन है वो उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करते टाइम का है तो उस केस में कॉग्निजेंस लेने से पहले मैजिस्ट्रेट को 2 चीजें इंश्योर करनी होती है। वो 2 चीज क्या क्या होती है? पहला, पब्लिक सर्वेंट को अपनी बात रखने का एक मौका मिले। अब इसमें सेकंड क्या बात की गई है? रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द इंसिडेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम अ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट का जो सीनियर ऑफिसर होगा वो एक फैक्ट्स और एक पूरी डिटेल रिपोर्ट बनाकर देगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें मैंडेटरी है पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट सुनने से पहले। अब मैं इस पूरे सेक्शन को अगर समराइज करूं तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने यही पढ़ा कि कंप्लेंट के बाद मैजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट और विटनेस का स्टेटमेंट ओथ पर लेता है। दूसरा, हमने इसमें क्या पढ़ा? जो भी सब चीज है वो राइटिंग में होनी चाहिए। थर्ड, इसमें हमने पढ़ा कि अक्यूज्ड को सुनना मैंडेटरी है। फोर्थ, इसमें हमने एक चीज क्या पढ़ी कि पब्लिक सर्वेंट के केस में स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है पब्लिक सर्वेंट को। फिर हमने इसमें एक चीज और देखा, कुछ केसेस में कंप्लेनेंट को एग्जामिन करना जरूरी नहीं होता। सो दिस वाज इट सेक्शन 223। अब आते हैं 224 पर, प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ केस। मानो अगर आप किसी ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट ले जाते हो जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं हो तो उस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर फॉलो होता है वो इस सेक्शन में बताया गया है। तो फर्स्ट हम इसमें बात करते हैं अगर कंप्लेंट राइटिंग में दी गई है तो। अब मानो अगर आपने कंप्लेंट राइटिंग में दी है और मैजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को देख के तुरंत समझ जाए कि वो इसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो वो कंप्लेंट आपको वापस कर देगा, लेकिन साथ में एक एंडोर्समेंट भी करेगा कि ये कंप्लेंट किस कोर्ट में जानी चाहिए। यानी राइटिंग में वो देगा कि ये जो कंप्लेंट आपने दी है वो कौन से कोर्ट में जानी चाहिए, किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है इस कंप्लेंट को सुनने का। इससे क्या होता है, कंप्लेनेंट को पता चल जाता है कि ये कंप्लेंट कहाँ पर सुनी जाएगी, किस कोर्ट में सबमिट करनी है। अब इसमें सेकंड सिचुएशन में बात की गई है अगर कंप्लेंट ओरल में दी गई हो तो। अगर मानो कोई इंसान ऐसा है जो कंप्लेंट ओरली देता है मैजिस्ट्रेट को तो वहां पर मैजिस्ट्रेट उसको ओरली समझा देगा कि ये कंप्लेंट कौन से कोर्ट में देनी है, कौन से कोर्ट जुरिस्डिक्शन रखता है। तो ऐसे सिचुएशंस में मैजिस्ट्रेट उसको समझा देगा बाय वर्ड्स। सो दैट वाज इट। अब आते हैं 225 पर जो बात करता है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस के बारे में। ये सेक्शन समझाता है कि मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट मिलने के बाद तुरंत समन से वारंट्स क्यों इशू नहीं करता और कब वो थोड़ा रुक कर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। तो फर्स्ट हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्लेंट मिलते ही मैजिस्ट्रेट क्या करे, क्या करवा सकता है वो। अगर मैजिस्ट्रेट के पास कोई वैलिड कंप्लेंट आई है जिसका कॉग्निजेंस लेने का उसके पास अथॉरिटी है या फिर केस उसको सेक्शन 212 के अंडर ट्रांसफर हुआ है तो वो 2 काम कर सकता है। पहला, तुरंत प्रोसेस इशू करे यानी अक्यूज्ड को बुलाए। दूसरा क्या कर सकता है, प्रोसेस इशू करने को पोस्टपोन कर दे और पहले वो खुद क्या करेगा, खुद से इंक्वायरी करे और या फिर किसी पुलिस ऑफिसर या किसी और इंसान से इन्वेस्टिगेशन करवाए। ये प्रोसेस स्पेशली कब जरूरी होता है, जब अक्यूज मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन से बाहर हो। इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए, इन्वेस्टिगेशन कब नहीं होगा उसके बारे में। पहला इसमें लिखा है अगर कंप्लेंट में ऐसा ऑफेंस है जो सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन में ट्राई हो सकता है, मतलब एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। दूसरा इसमें क्या लिखा है, या फिर कंप्लेंट किसी कोर्ट से नहीं की और कंप्लेनेंट और विटनेस का ओथ पर एग्जामिन नहीं किया गया हो
यानी सेक्शन 223 के अंडर। इन 2 केसेस में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। अब सेकंड सब सेक्शन में क्या लिखा है, इंक्वायरी के दौरान अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो विटनेस का स्टेटमेंट ओथ पर ले सकता है, लेकिन अगर ऑफेंसिव कोर्ट ऑफ सेशन में चल सकता है तो मैजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को कहेगा सारे विटनेसेस को प्रोड्यूस करे और उनका स्टेटमेंट ओथ पर रिकॉर्ड करे। अब थर्ड सब सेक्शन में इसमें बताया गया है, अगर पुलिस के अलावा किसी और से इन्वेस्टिगेशन करवाई गई हो तो उन केसेस में उस इंसान को वही पावर्स मिलती हैं जो पुलिस ऑफिसर को मिलती हैं, बस इसमें एक डिफरेंस है, वो इंसान बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर किसी और इंसान ने पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी और इन्वेस्टिगेशन की है इस सेक्शन में, तो उसको सारी पावर्स मिलेंगी जो एक पुलिस ऑफिसर को मिलती है, बस अरेस्ट करने की पावर नहीं मिलेगी बिना वारंट के। अगर मैं इस पूरे सेक्शन को समराइज करूं तो हमने इसमें क्या क्या चीज पढ़ी। पहला हमने इसमें यही पढ़ा, मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट मिलने के बाद तुरंत प्रोसेस इशू नहीं करेगा। अगर डाउट हो तो वो पहले इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। और हमने इसमें क्या पढ़ा कि कुछ स्पेशल केसेस में इन्वेस्टिगेशन अलाउड नहीं होती है, जैसे कि सेशन ट्राइबल जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें। फिर हमने फिर इसमें एक चीज और क्या देखी, नॉन पुलिस इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसके पास जो भी मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, उसके पास भी सारी पावर्स हैं जो एक पुलिस ऑफिसर के पास होती है, लेकिन उसके पास कौन सी पावर नहीं है, टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अब इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन पर आते हैं 226 पर, जो बात करता है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट के बारे में। क्या मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट को रिजेक्ट भी कर सकता है, और अगर हाँ तो कब और कैसे कर सकता है। जब मैजिस्ट्रेट किसी कंप्लेंट का स्टेटमेंट ऑन ओथ सुन लेता है, चाहे कंप्लेनेंट का हो चाहे विटनेस का हो, और अगर उसने इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी भी करवाई हो सेक्शन 225 के अंडर, तो उसके बाद मैजिस्ट्रेट एक कंक्लूजन पर पहुंचता है। और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि केस आगे बढ़ने के लायक नहीं है, यानी कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं है, कंप्लेंट वीक है या फिर बेसलेस है, इन्वेस्टिगेशन या फिर स्टेटमेंट में कुछ सब्सटैंशियल नहीं मिले, तो वो कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैजिस्ट्रेट को अपने डिसमिसल का पॉइंट राइटिंग में देना पड़ता है। उसने वो क्यों बंद करी कंप्लेंट, क्यों डिसमिस करी, उसको वो सारा कुछ राइटिंग में देना होगा। सो दैट्स इट, यहाँ पर हमारा चैप्टर 16 खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वरना जाने दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।